गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद सर क्लास में। मैं प्रकाश सर उपस्थित हूँ आपके सामने नेक्स्ट थीम जल को लेके। आज हम लोग जल वाटर से संबंधित टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। जो भी हमारे जल के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आप लोग इस टॉपिक को एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जल, जो हमारा नेक्स्ट थीम है वो तीसरा थीम है। पहला थीम था हमारा परिवार और दोस्त, उसके अंतर्गत हम लोग 4 उप थीम को देखे थे, कार्य एवं खेल, संबंध, और तीसरा था उसमें जंतु और पौधे। ठीक है, और दूसरा दूसरा जो हमारा थीम था वो था भोजन, और भोजन के अंतर्गत हम लोग पोषण को भी और बीमारियों के बारे में देखे थे, रोग एवं, ठीक है, पोषण के अंतर्गत हम भोजन के अंतर्गत हम लोग पोषण और उससे संबंधित बीमारियों को हम लोग देखे थे। तो आज हम लोग जल वाटर जो तीसरा थीम है उसको क्लियर करेंगे, और आज केवल डिस्क्रिप्टिव ही हम लोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम प्रश्नों को कल डिस्कस करेंगे जो इसके प्रीवियस ईयर के प्रश्न होंगे। आप सभी लोग लाइव आ जाएँ, जुड़ जाएँ हमसे, सभी लोग लाइव आ जाएँ, जुड़ जाएँ और शेयर कर दें एक बार अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में। ठीक है, तो चलते हैं, देख लेते हैं क्या है इसके अंतर्गत। ये हमारा भाग 9 होगा। ठीक है, सभी लोग लाइव आ जाएं, जुड़ जाएं और शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में, जो भी आपके पास ग्रुप हो। देख लेते हैं इसके अंतर्गत क्या है। पहले थीम्स के बारे में देख लेते हैं। मैं बार बार आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला हमारा जो थीम है फ्रेंड्स एंड फैमिली, परिवार एवं मित्र, और उसके अंतर्गत 4 उप थीम है। एक तो है रिलेशनशिप, संबंध, वर्क एंड प्ले, कार्य एवं खेल, प्लांट्स पौधे, एनिमल्स जंतु। ठीक है, और दूसरा है भोजन, और तीसरा है जो आपको हाईलाइटेड दिख रहा है वाटर, जल के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद शेल्टर, आवास, ट्रेवल यात्रा, थिंग्स वी मेक एंड डू, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज जल की तरफ, देखते हैं क्या है इसमें। सभी लोग आप लोग लाइव आ जाए, जुड़ जाए हमसे, सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, लाइव आए, जुड़ जाए और एक बार शेयर कर दें। जल एक प्राकृतिक संसाधन है जिसकी मात्रा काफ़ी सीमित है। ऐसे में जल का संरक्षण अति आवश्यक हो जाता है। जल की उपयोगिता, जल का संरक्षण, संग्रहण तथा प्रदूषण से बचाव की जानकारी इस अध्याय में दी गई है। ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। सारे ही टॉपिक्स महत्वपूर्ण होंगे, एक एक टॉपिक को आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, एक एक लाइन को आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि इससे संबंधित प्रश्नों को हम कल डिस्कस करेंगे, आपसे पूछेंगे, और आपको पीडीएफ मिल जाएगा तो आप पीडीएफ को एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इससे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। जब प्रश्नों को कल हम देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। देख लेते हैं आगे इसमें क्या क्या है। जल एक यौगिक है जिसका अणुसूत्र होता है H2O। ठीक, एक होता है भारी जल, भारी जल का अणुसूत्र होता है D2O। पहले देख लेते हैं जल के बारे में, इसका अणुसूत्र होता है H2O। इसके अणुसूत्र से स्पष्ट है कि जल का एक अणु हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु के संयोग से बना है। अतः हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के अवयव हैं, किंतु जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के गुण भिन्न भिन्न हैं। सामान्य दशा में जल एक द्रव्य है। जल एक अस्थायी यौगिक है। जल को उबालने पर वह वाष्प में बदल जाता है, किंतु वाष्प को ठंडा करने पर पुनः जल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे हम जल को उबालते हैं, बॉयल करते हैं, तो वो क्या होता है, वाष्प में बदल जाता है, और हम वाष्प को ठंडा करते हैं तो फिर से जल का रूप ले लेता है। वास्तव में जल अणुओं को, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन अणुओं को तोड़ने के लिए जल को 500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान तक गर्म करना पड़ता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, वास्तव में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अणुओं में तोड़ने के लिए जल को, एक मिनट, जल को 500 डिग्री टेम्परेचर से अधिक तापमान तक गर्म करना पड़ता है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, हम जल में विद्युत धारा प्रभावित करके भी जल अणुओं को H2 एवं O2 अणुओं में तोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्रोत के आधार पर जल की प्रतिशत मात्रा। ठीक है, कि कहाँ से जल हमें सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है। देख लेते हैं हम, महासागरों का जल का प्रतिशत है। एक
तरफ दिया गया, एक तरफ जल का परसेंटेज दिया गया है। महासागरों का जल है संपूर्ण पृथ्वी का जो 71% भाग जल से घिरा हुआ है, उसमें महासागरों का जो जल का प्रतिशत है वो है 97.2%। आप लोग याद रखेंगे। भूमि से घिरे समुद्र और खारी झीलों से 0.008%। ग्लेशियर तथा ध्रुवों पर जमी बर्फ, अगर महासागरों के बाद की बात करें तो ग्लेशियर्स का नंबर आता है जो है 2.15%। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। भूगर्भ से पृथ्वी के अंदर से जो हमें जल प्राप्त होता है वो होता है 0.62%। याद रखेंगे, ठीक है, बार बार पूछा जाता है। नदियों और मीठे जल की झीलों में 0.0091%। ठीक है, वायुमंडल में 0.001, वायुमंडल में भी क्वेश्चन पूछा गया कि जल की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो 0.001। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं अन्य भंडारण। अन्य जो भंडारण है वो है 0.0069। आज हम पहली बार आपके सामने फेस कैम के साथ उपस्थित हैं, तो आप लोग जैसा हो कमेंट करिएगा, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का ज़रूर दबाएं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ लास्ट तक हमेशा बने रहें, सदैव हमारे साथ लास्ट तक बने रहें, पूरा वीडियो देखें। ठीक है, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। जल के सामान्य प्रकार कठोर एवं मृदु जल। लाइव में थोड़ी सी तो प्रॉब्लम हो ही रही है, ये क्वेश्चन के साथ साथ इसको भी देखना पड़ रहा है, कैमरे को भी। तो अगर आप कंफर्टेबल फील करें तो उसके लिए सॉरी, आप लोग कमेंट करके बताएंगे जैसा भी हो। जल के सामान्य प्रकार कठोर एवं मृदु जल। पानी के साथ क्रिया के आधार पर जल को कठोर तथा मृदु जल के रूप में बांटा जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं जल कितने प्रकार के होते हैं। जल यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कठोर जल और एक होता है मृदु जल। कठोर जल देख लेते हैं क्या होता है। वह जो साबुन के साथ सरलता एवं शीघ्रता से काफ़ी झाग उत्पन्न करता है, कठोर जल कहलाता है। इस जल के साथ बहुत अधिक साबुन खर्च करने पर भी कम झाग उत्पन्न होता है। ठीक है, ऐसे ही दिल्ली में कई जगह हैं जहाँ पे ऐसा पानी मिलता है। ठीक है, मृदु जल क्या होता है, वैसे जल जो साबुन के साथ सरलता एवं शीघ्रता से काफ़ी झाग उत्पन्न करता है, मृदु जल कहलाता है। इस जल के साथ कम ही साबुन खर्च करने पर काफ़ी झाग उत्पन्न होता है। नॉर्थ हमारे जो राज्य हैं, उत्तरी राज्य, उनमें सामान्यतः हमारा मृदु जल पाया जाता है। जैसे यूपी हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है, हिमाचल हो गया, यहाँ पे बिहार में, एमपी में कुछ हिस्सों में भी ये सब मृदु जल यहाँ पे पाया जाता है। मैदानी हिस्सों में सामान्यतः मृदु जल पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं आगे। जल की कठोरता के कारण। जल की कठोरता जल में कुछ विशेष लवणों के घुले रहने के कारण होती है। देख लेते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे जल की कठोरता के क्या कारण है। तो देख लेते हैं, जल में कैल्शियम बाइकार्बोनेट का होना, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड तथा सल्फेट के घुलने पर जल कठोर हो जाता है। ठीक है, और थोड़ी सी मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ। ठीक है, इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इसमें। देख लेते हैं आगे। अतः हम कह सकते हैं कि जल की कठोरता उसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एवं सल्फेट लवणों के घुले रहने के कारण होती है। जल में घुले हुए लवणों के अनुसार जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, एक होती अस्थायी कठोरता एवं अस्थायी कठोरता। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी है, खारा जल पूछा जाता है। ठीक है, जल एक अच्छा विलायक है। वर्षा का पानी शुद्ध होता है, किंतु जमीन पर गिरने के बाद वर्षा का पानी विभिन्न क्षेत्रों चट्टानों की परतों से होकर गुजरता है। इस क्रम में यह अनेक खनिज पदार्थों एवं लवणों के संपर्क में आता है तथा उसकी पर्याप्त मात्रा अपने में घोल लेता है। समझ में आ रहा हो आपको तो कमेंट कर दें एक बार। ठीक है, जल की बड़ी मात्रा में लवणों के घुल जाने के कारण उसका स्वाद लवणी सैलीन हो जाता है। ऐसे जल को खारा जल कहते हैं। खारा का अर्थ है लवणी। ठीक है, गुजरात तथा राजस्थान में जल का खारापन ही गंभीर समस्या है। ठीक, गुजरात और राजस्थान में जो जल होता है वो काफ़ी ज़्यादा खारा जल वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, देख लेते हैं मृत सागर के बारे में। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मृत सागर।
ठीक है, डेड सी। जॉर्डन भ्रंश घाटी में स्थित अत्यधिक लवणयुक्त सागर है। आप लोग ये भी याद रखें कि कहाँ पे स्थित है, तो ये जॉर्डन में स्थित है। ठीक है, जॉर्डन के भ्रंश घाटी में स्थित है ये। इसमें मुख्यतः जॉर्डन नदी और अन्य नदियां आकर गिरती हैं। इसमें साधारण जल की तुलना में 20 गुना अधिक ब्रोमीन, 50 गुना मैग्नीशियम और 10 गुना अधिक आयोडीन लवण पाए जाते हैं। ये आप रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको ये कहीं नहीं मिलेगा। इसमें साधारण जल की तुलना में 20 गुना अधिक ब्रोमीन, ठीक है, 20 गुना अधिक ब्रोमीन, 50 गुना मैग्नीशियम और 10 गुना अधिक आयोडीन लवण पाए जाते हैं। इसकी लवणता जो होती है प्रति 1000 ग्राम 238 होती है। प्रति 1000 ग्राम 238 होती है एक्यूरेट मात्रा इसकी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं क्या है भारी जल। ठीक है, भारी जल जिसको मैंने आगे बताया, इसका जो फॉर्मूला होता है D2O होता है, सामान्य जल का होता है H2O। भारी जल देख लेते हैं। भारी जल के निम्नलिखित उपयोग हैं। भारी जल की खोज यूरे तथा वॉसवर्न ने सन 1932 ईस्वी में की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोग याद रखेंगे। भारी जल की खोज कब की गई थी? 1932 में की गई थी। इनके अनुसार साधारण जल की 6000 भाग में केवल एक भाग भारी जल होता है। इसे साधारण जल का वैद्युत अपघटन करके, ठीक है, देख लेते हैं, वैद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है। भारी जल का अणु भार 20 ग्राम मोल 1 है और यह रेडियो एक्टिव नहीं होता है। याद रखेंगे आप लोग। भारी जल के एक अणु में 2 परमाणु भारी हाइड्रोजन के तथा 1 परमाणु ऑक्सीजन का होता है। भारी जल में क्या होता है? जो 2 परमाणु होते हैं वो भारी हाइड्रोजन के तथा 1 परमाणु होते हैं ऑक्सीजन के होते हैं। ठीक है, इसी के रूप में निरूपित किया जाता है। इसका अणु भार है 20। भारी जल का अणु भार क्या होता है? 20 होता है। भारी जल जीवों के लिए हानिकारक होता है। देख लेते हैं नेक्स्ट, भारी जल के उपयोग। भारी जल के निम्नलिखित उपयोग हैं। भारी हाइड्रोकार्बन अथवा ड्यूटेरियम के निर्माण में भारी जल का उपयोग किया जाता है। तत्वों के रूपांतरण में भी भारी जल का उपयोग किया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के अध्ययन में भी भारी जल का उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है, नाभिकीय संयंत्रों में मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में भी भारी जल का उपयोग किया जाता है। और इन चारों बार सर्वाधिक बार जो पूछा जाता है वो है ये दोनों, भारी जल हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के निर्माण में उपयोग किया जाता है। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि नाभिकीय संयंत्रों में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है D2O का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं टॉपिक हमारा क्या है। जल प्रदूषण से संबंधित रोग। ये हम लोगों ने भोजन में भी डिस्कस किया था। ठीक है, भोजन में हमने हेल्थ एंड डिजीज में भी डिस्कस, स्वास्थ्य एवं रोग के अंतर्गत भोजन हमारा जो थीम है उसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक था स्वास्थ्य एवं रोग, हेल्थ एंड डिजीज के अंतर्गत हमने डिस्कस भी किया था कि दूषित जल से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ मैं। दूषित जल पीने से कौन कौन से रोग होते हैं? तो पेचिश होता है, डायरिया होता है, अतिसार होता है, टाइफाइड होता है। किसी ने कल के वीडियो में पूछा था टाइफाइड क्या होता है, मियादी बुखार के बारे में पूछा था, तो मियादी बुखार को ही टाइफाइड बोलते हैं। ठीक है, पीलिया और हैजा जैसे रोग होते हैं जल से। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, जीवाणु जनित रोग हैं ये। जल में विशेष धातुओं के मिल जाने से कई बीमारियां होती हैं, जैसे जल में पारे के घुलने से मिनी माता रोग। ठीक है, मिनी माता के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं कि जल की, जापान का एक शहर है मिनी माता, वहाँ पे मछलियों में जल की अधिकता हो जाने के कारण लोग मछलियों का जो सेवन करते थे उनमें मिनी माता रोग फैल गया। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। तथा कैडमियम के घुलने से इटाई रोग होता है। मिनी माता रोग होता है पारे की अधिकता होने के कारण मिनी माता रोग वहाँ पे फैल गया है। मिनी माता जगह के नाम पर ये पड़ा है। पारे की अधिकता वहाँ पे हो गई थी। जापान का एक शहर है मिनी माता, पारे की अधिकता के कारण वहाँ पे इसका नाम दे दिया गया मिनी माता रोग। ठीक है, और कैडमियम के घुलने से कौन सा रोग होता है? इटाई रोग होता है। याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूषित जल पीने से मनुष्य शारीरिक रूप से विकलांग भी हो सकता है, साथ ही त्वचा से संबंधित बीमारियों के चपेट में आ सकता है। देख लेते हैं नेक्स्ट,
जल से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए पानी को उबालकर पीना लाभकारी होता है। ठीक है, ये तो हमारे पूर्वज भी कहते आ रहे हैं और ये काम करता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें फिटकरी भी डाली जाती है, इससे जल में उपस्थित गंदगी नीचे बैठ जाती है। घरों में विभिन्न जल बोर्डों के आने वाले जल में क्लोरीन की मात्रा होती है। ठीक है, जो वाटर सप्लाई करते हैं, वाटर सप्लाई आपको शहरों में या आपको ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ जहाँ मिलती है उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है जल में, जल को शुद्ध करने के लिए। आप लोग याद रखेंगे, इसकी मात्रा बढ़ने पर जल पीने योग्य नहीं रह जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग, इसकी मात्रा बढ़ने पर जल पीने योग्य नहीं रह जाता है। देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मलेरिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस सीटेट में बार बार पूछा जाता है। मलेरिया जो रोग होता है वो आपको पता है, मैंने डिस्कस किया था कि ये क्या होता है, ठंडक से ठंड आके ही और बुखार इसमें है। ठीक है, मलेरिया में। लेकिन इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मलेरिया का प्रकोप उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहाँ वर्षा का जल एकत्रित हो जाए तथा जहाँ की जलवायु में आर्द्रता की मलेरिया मच्छर के जहाँ की आर्द्रता की मात्रा अधिक हो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि वैज्ञानिक डोनाल्ड रॉस ने, ठीक है, इसमें आपको जानने योग्य बात यह है कि जो हमारे वैज्ञानिक थे डोनाल्ड रॉस ने यह खोज की थी कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है और इसके लिए इनको वर्ष 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक तो ये इम्पोर्टेंट है कि मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है, इसकी खोज की थी डोनाल्ड रॉस ने। कूट के माध्यम से इस प्रश्न को पूछा जाता है और ये पूछा जाता है कि इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1902 ईस्वी में। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया था कि मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से होता है और डेंगू को किस मच्छर के काटने से होता है, तो एडिज मच्छर के काटने से डेंगू होता है और मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मलेरिया में कपकपी के साथ तेज बुखार एवं पसीना आता है और चक्कर भी आता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को मलेरिया है या नहीं इसका पता खून जांच से लगाया जाता है। इसके इलाज के लिए सिनकोना की छाल से दवा बनाई जाती है। मच्छरों से होने वाले रोग जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया आदि की रोकथाम के लिए एकत्र या रुके हुए जल में मिट्टी तेल का छिड़काव किया जाता है। इससे ऑक्सीजन के अभाव में मच्छरों का नहीं होता। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या आपको याद रखना है कि रोकथाम के लिए क्या किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन ये रहेगा। सीटेट में पूछा गया प्रश्न है कि मिट्टी तेल का छिड़काव किया जाता है, इससे क्या होता है, ऑक्सीजन के अभाव में मच्छरों का प्रजनन नहीं हो पाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं क्या है। मच्छर, जल अमूल्य है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। जल बचाओ जीवन बचाओ, पेड़ बचाओ जीवन बचाओ। हर चीज़ का हमारे जीवन में काफ़ी ही ज़्यादा उपयोग है और सभी महत्वपूर्ण हैं, तो हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। प्लास्टिक को बहिष्कार करना चाहिए और जल संरक्षण को भी ध्यान देना चाहिए। आमतौर पर देखा जाता है कि पश्चिमी यूपी में और हरियाणा, पंजाब जैसे क्षेत्रों में जल का काफ़ी ज़्यादा लोग दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे ही ट्यूबवेल या समरसेबल चला के छोड़ देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप भी जल का संरक्षण करें और पेड़ को काटने से बचाएं। ठीक है, और जो पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, इसका बहिष्कार करें। चलते हैं नेक्स्ट, जितना पॉसिबल हो आप लोग जो हमारी कागज़ से बनी थैलियाँ होती हैं उनका प्रयोग करें। जल अमूल्य है, जिसके बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव है, अर्थात जल ही जीवन है। जल का वितरण असमान है तथा उसका सिर्फ 1% भाग ही मानव के लिए उपयोगी है। ठीक है, सिर्फ 1% भाग ही है जो मानव के लिए उपयोगी है, बाकी 99% जो भाग है वो है लवड़ी है और 1% भाग है जो अलवड़ी है, जिसका हम उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। ठीक है, तो आपको जल को संरक्षित करना काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इनका उपयोग कर सके। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं पुनःचक्रण पुनः उपयोग, पुनःचक्रण पुनः उपयोग। ठीक है, कम उपयोग, और इसका सही जो कोटेशन है कम उपयोग पुनःचक्रण पुनः उपयोग। ठीक है, कम उपयोग पुनःचक्रण पुनः उपयोग, आप लोग याद रखेंगे।
चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। जल एक प्राकृतिक संसाधन है जिसकी मात्रा काफ़ी सीमित है। ऐसे में जल का संरक्षण अति आवश्यक हो जाता है। जैसा कि जल चक्र में हमने पढ़ा है, जल का एक ही मुख्य स्रोत है, वर्षा या वर्षण। ठीक है, इसलिए विभिन्न जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए एवं विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा जल का संग्रहण भी करें। लोग जलों का प्रदूषण कैसे करते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया या हमारी औद्योगिक जो इकाइयाँ हैं, ठीक है, और कंपनियों का पानी, ये दूषित पानी जो जल में छोड़ देते हैं, उससे क्या होता है, एक तो जल प्रदूषण होता है और उससे कई सारी बीमारियां फैलती हैं। और जो उसमें कीट होते हैं जो उसको साफ रखने में योगदान देते हैं, वो इन प्रदूषण के कारण मर जाते हैं और जल हमारा गंदा हो जाता है। ठीक है, तो इनका भी दुरुपयोग, मतलब इनका भी रोकथाम किया जाना चाहिए। और प्लास्टिक का उपयोग, जैसे बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग पॉलीथीन में बहा देते हैं, उसको नहीं करना चाहिए। इसलिए विभिन्न जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए एवं विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा जल का संग्रहण भी करें ताकि भविष्य में उसका आवश्यकता अनुसार उपयोग हो सके। ठीक है, ऐसे में वर्षा जल का संग्रहण एक प्रमुख उपाय है, जल संरक्षण के दृष्टिकोण से हो सकता है। देख लेते हैं नेक्स्ट, वर्षा जल संग्रहण की विधियाँ कौन कौन सी है। प्राचीन समय से ही वर्षा जल को संरक्षित करने की अनेक विधियाँ प्रचलित हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में लोग कुआं, सीढ़ीदार कुआं, बावड़ी या बावली, ये कहाँ पे बोला जाता था, राजस्थान में। और 1984 में, मैं थोड़ा सा डिटेल बता दूं, एनसीईआरटी में जो एक और चीज़ दिया गया है वो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है। 1984 में राजस्थान के जोधपुर में बहुत भयंकर सूखा पड़ा था। फिर क्या कहते, लोग बावड़ियों को ढक दिए थे और सूखा इतना भयंकर था कि बावड़ियों को पुनः से खोद के निकाला गया और फिर जल का उपयोग किया गया। तो जो ये बावड़ियाँ होती है, झीलें होती है, इनको भी संरक्षित किया जाना, इनके जल को संरक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है, और देख लेते इसमें क्या है, जो कुआं, झीलें आदि में जल को संरक्षित करके रखते हैं, जिनका उपयोग सामूहिक रूप से किया जाता था। देख लेते हैं, वर्तमान समय में वर्षा जल संग्रहण की कई विधियां जो निम्नलिखित है। वर्तमान समय में क्या है, वो तो प्राचीन समय की बात की जा रही थी, और वर्तमान समय में जो हम वर्षा का जल का संरक्षण करते हैं उनकी विधियाँ कौन कौन सी है। छत के ऊपर एकत्र किए हुए जल को विभिन्न पाइपों द्वारा जमीन के अंदर बने गड्ढों में जमा करना तथा भविष्य में उसका उपयोग आवश्यकता अनुसार करना। ठीक है, शहरों में दिल्ली जैसे, मुंबई जैसे, कोलकाता, बड़े बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, वहाँ पे इसके द्वारा जल का संग्रहण किया जाता है। ठीक है, और जहाँ पॉसिबल वहाँ पे ज़रूर किया जाना चाहिए। सड़कों पर, क्योंकि ये पानी वैसे भी वर्षा का जो पानी होता है वो ख़राब ही हो जाता है। ठीक है, वो कभी भी यूज नहीं हो पाता। ठीक है, तो जितना संग्रहण कर सकते हैं उसका उतना संग्रहण कर लेना चाहिए। सड़कों पर वर्षा के पानी को उसके किनारे बने नालों एवं गड्ढों द्वारा जमीन के अंदर जाने देना चाहिए। इससे भूमिगत या भौम जल के स्तर में काफ़ी सुधार होता है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, सड़कों पर वर्षा के पानी को उसके किनारे बने जो नाले होते हैं, गड्ढे होते हैं, ज़मीन के अंतर्गत जाने से क्या होता है, भूमिगत जल या भौम जल के स्तर में काफ़ी सुधार होता है। जो कभी आज से 10 साल पहले 15-20 फुट पर पानी मिलता था, आज वही स्तर 50, 60, 70 पे पहुंच गया है। ठीक है, तो भूमिगत जल का जो स्तर है बहुत ज़्यादा गिर गया है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है और ये सुधार हम जल संरक्षण के माध्यम से ही कर सकते हैं। जल को बढ़ावा देने के लिए कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण की विधि को अपनाना चाहिए। ठीक है, और इसका सही क्रम है कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। ठीक है, ये पहले आएगा कम उपयोग, फिर पुनः चक्रण, फिर से पुनः उपयोग। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। चलते हैं, जल संरक्षण से संबंधित संस्थाएं वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो भी यहाँ पे संस्थाएं दिए गए हैं उसको आप लोग देख लें। वैश्विक स्तर पर जल संरक्षण की समस्या एक चुनौती बनती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस समय को कई बार उठाया भी गया। वैश्विक स्तर पर 22 मार्च को पृथ्वी विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। ठीक है, 22 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। और 21 वर्ष को क्या मनाते हैं, वन्य जीव दिवस के रूप में हम लोग 21 मार्च को मनाते हैं। और 22 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग पृथ्वी दिवस के रूप में। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस और
22 मई मनाते हैं हम लोग जैव विविधता दिवस के रूप में, और जैव विविधता अधिनियम पारित हुआ था 2002 में। ठीक है, जो मैं याद आता है मैं बता देता हूँ, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, तरुण भारत संघ, यह संस्था राजस्थान में कार्यरत है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इन सब में अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सीटेट के लिए तो वो है तरुण भारत संघ। ठीक है, यह संस्था पूछा जाता है किससे संबंधित है, तो यह संस्था राजस्थान में कार्यरत है और जल से संबंधित यह संस्था है। जल पुरुष राजेंद्र सिंह इसी संस्था से संबंधित थे। पूछा जाता है कि इनमें से जल पुरुष किसे बोला जाता है, तो 4 ऑप्शन दे दिया जाता है और उसमें राजेंद्र सिंह जो होता है राइट आंसर है। और तरुण भारत संघ जल से संबंधित संस्था है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। देख लेते हैं, स्पर्श गंगा अभियान। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। स्पर्श गंगा अभियान किससे संबंधित है, किस राज्य से, तो उत्तर प्रदेश। कई लोग लगा के आए थे लेकिन इसका राइट आंसर है उत्तराखंड में चलाए जा रहे स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य गंगा की स्वच्छता को बनाए रखना है। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट, पानी पंचायत वर्ष 1972 में सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य में पानी पंचायत, इस पंचायत की शुरुआत हुई। ठीक है, बस एक सेकेंड, इस पंचायत की शुरुआत हुई। इसके माध्यम से पानी के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते क्या है, जल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। जल के बारे में और कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं मैं बता देता हूँ। 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। शुद्ध पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। आप लोग याद रखेंगे, शुद्ध जो पानी होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। द्रव जल ठोस वर्ष से भारी होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व अधिकतम होता है। आप लोग याद रखेंगे, 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है। जल एक यौगिक है जो तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव एवं गैस के रूप में पाया जाता है। जल के एक अणु का निर्माण हाइड्रोजन के 2 परमाणु एवं ऑक्सीजन के 1 परमाणु के मिलने से होता है। कैसे होता है, जल के एक अणु का जो निर्माण होता है हाइड्रोजन के 2 परमाणु, पीछे भी मैंने डिस्कस किया था, आपने ध्यान से देखा होगा। ठीक है, और ऑक्सीजन के 1 परमाणु के रूप में होता है। ठीक है, देख लेते हैं, पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका है। लगभग कितना भाग, 71% भाग, लगभग 3/4। ठीक है, जल के अणुओं में अंतर आणविक आकर्षण बल होता है। जल धातु से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल में घुले ऑक्सीजन गैस के कारण मछलियाँ जीवित रहती हैं। और जो एक्वेरियम, मैंने एक्वेरियम के बारे में बताया था कि ये सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इकोसिस्टम। ठीक है, और इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने, एजी टांसले ने। और पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने। पारिस्थितिकी तंत्र संबंधित अर्नेस्ट हैकल, और जो एजी टांसले ये पारिस्थितिकी से संबंधित हैं अर्नेस्ट हैकल, और पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है एजी टांसले 1935। ठीक है, जल में घुले ऑक्सीजन के कारण मछलियाँ जीवित रहती हैं, इसलिए एक्वेरियम में मोटर लगाया जाता है जिससे जल में और अधिक ऑक्सीजन को घोला जा सके और मछलियाँ जीवित रह सकें। ठीक है, बर्फ का कम घनत्व होना मछलियों के जीवित रहने में सहायक होता है। आप लोग याद रखेंगे, रुधिर का 80% जो भाग होता है वो जल होता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, 80% जो भाग होता है रुधिर का वो होता है जल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, कृत्रिम वर्षा के मेघ बीजन के लिए सिल्वर आयोडाइड नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। ये बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कृत्रिम वर्षा इनमें से किसके द्वारा करवाया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे सिल्वर आयोडाइड के द्वारा। इससे मिलते जुलते शब्द आपको दे दिए जाते हैं। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड दे दिया जाता है, सिल्वर आयोडाइड दे दिया जाता है। ऐसे 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं जिसमें कृत्रिम वर्षा अगर आ जाए तो सिल्वर आयोडाइड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, हाइड्रोफोबिक लवण, यह वह लवण होता है जो जल का अवशोषण करता है। भारतीय उपमहाद्वीप के जलीय भागों में समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या ऑलिव रिडले की होती है। ठीक है, समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या जो है ऑलिव रिडले की होती है। कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट कर सकते हैं। संसार में अधिकतम
ट्यूबवेल में सिंचाई भारत में ही होती है। पूछा जाता है कि संसार में सबसे अधिक ट्यूबवेलों की संख्या कहाँ है, जिसमें चाइना ऑप्शन भी रहता है, लेकिन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिया। ठीक है, संसार में सबसे अधिक ट्यूबवेलों की संख्या या सबसे अधिक सिंचाई की बात की जाए ट्यूबवेल से तो हो जाएगा हमारा अपना देश इंडिया। ठीक है, महान देश है। और हमारी आज का टॉपिक खत्म हो गया। तो आप लोगों को सेशन कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके एक बार बता दें सभी लोग। ठीक है, और कल हम लोग इससे संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर में इससे संबंधित और भी कुछ संभावित प्रश्न है जो डिस्कस करना अगर आपको चाहते हैं तो उसको भी डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस ईयर के लगभग इससे 30 से 32 प्रश्न हैं। तो अगर के चाहते हैं कि केवल प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को डिस्कस किया जाए तो आप कमेंट करके बताएं। अगर चाहते हैं कि दोनों प्रश्नों को डिस्कस किया जाए तो फिर सेशन और लंबा होगा, कमेंट करके आप बता दें। ठीक है, लेकिन कभी कभी पेपर जो होता है बहुत अधिक टफ आ जाता है। जैसे एक पेपर आया था आई थिंक दिसंबर 2018 का जो पेपर हुआ था, दिसंबर 2018 में जो पेपर हुआ था ना, दिसंबर 2018 बहुत ही ज़्यादा मतलब इजी भी नहीं कहेंगे, मॉडरेट तो मतलब मॉडरेट पेपर था, कठिन पेपर था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन को सिलेबस से बाहर ही रखा गया है, इसलिए आपको सिलेबस के नहीं होती है। अब उसके बाद 2 बार जो पेपर हुआ है केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हुआ है, उसके पहले भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर हुआ है। लेकिन दिसंबर 2018 का जो पेपर हुआ था उस सिलेबस से कुछ चीज़ें उसमें बाहर से आई थी, थोड़ा सा कठिन भी था, पेडागोजी भी उसका कठिन था। पेडागोजी कराया जाएगा इसके बाद से, जो भी होगा आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कि ये टॉपिक पूरा ख़त्म कर लिया जाए सब कुछ जल्द। इसके बाद से हमारा शेल्टर आवास है, फिर है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे हैं इसमें। तो आप बताएं कमेंट करके कि ये पूरा ख़त्म कर लिया जाए फिर पेडागोजी शुरू किया जाए, या पेडागोजी शुरू किया जाए, या किसी और सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए। जैसा भी होगा आप कमेंट करके बताएंगे। और कल हम इसके प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आप तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे एंड गुड लक। मिलते हैं फिर शाम के हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्लास में। बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर। अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।